नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। कल हम बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के बारे में, प्लासी के युद्ध और उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र और अंग्रेज़ तथा मीर कासिम और अंग्रेज़ों के साथ किस प्रकार की बातचीत और व्यवहार हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हुए शाह आलम द्वितीय अली गौहर के साथ भी बीच बीच में कैसे अंग्रेज़ों ने व्यवहार किया, उन सब के साथ हम बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने जीतने के बाद मीर जाफ़र, जो सिराजुद्दौला का दामाद था, उसे नवाब घोषित किया। क्लाइव ने 29 जून 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस युद्ध में बंगाल की जनता पूरी तरह से निष्क्रिय रही। राज सत्ता के परिवर्तन में उनको किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। यही कारण था कि मामूली सी सेना के साथ एक साहसी सेनानायक ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया था। नया नवाब मीर जाफ़र एक कमज़ोर और अयोग्य व्यक्ति था। क्लाइव ने शीघ्र ही यह प्रकट कर दिया कि शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास है और मीर जाफ़र नाम मात्र का नवाब है। क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से बंगाल में हुई सत्ता परिवर्तन के लिए मुगल सम्राट की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। मीर जाफ़र के राज्याभिषेक के अवसर पर क्लाइव ने कहा कि अंग्रेज़ वापस कलकत्ता चले जाएंगे और अपना ध्यान व्यापार की ओर केंद्रित करेंगे, परंतु उसके भावी कार्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नवाब तथा शासन तंत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। इसीलिए उसने शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान थे, जिनमें राय दुर्लभ, बिहार के सूबेदार रामनारायण इत्यादि को उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण पद दिलवाए ताकि वो आगे भविष्य में अंग्रेज़ों के लिए नवाब के दरबार में रहकर उनकी गुप्तचरी कर सके। इसी बीच अली गौहर शाहजादा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो अवध में भटक रहा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की व्यवस्था का हाल सुनकर उसने इन प्रांतों में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया। इसके लिए उसे अवध के नवाब से भी सैनिक सहायता मिली। 13 अप्रैल 1759 को उसने पटना पर आक्रमण किया। मीर जाफ़र के कुछ असंतुष्ट सरदार भी शहजादे से मिले हुए थे, परंतु पटना के सूबेदार रामनारायण ने अली गौहर को मार भगाया और शहजादे शाह आलम द्वितीय के प्रयासों को विफल कर दिया। उसके पश्चात मीर जाफ़र के लिए बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। मीर जाफ़र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता तथा क्रोधी स्वभाव के कारण प्रशासन व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। मीर जाफ़र की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे न तो अपने आप पर भरोसा था, न अपने सहयोगियों पर वह विश्वास करता था। ऊपर से राजकोष की रिक्तता ने भी एक बड़ी समस्या पैदा की। दूसरी तरफ मराठा नवाब से निरंतर चौथ वसूल कर रहे थे और क्लाइव ने भी इस समय मराठों से छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा था। इन सब अव्यवस्थाओं के कारण राजस्व की पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही थी।
कंपनी और उसके अधिकारी नवाब से निरंतर धन की मांग कर रहे थे। नवाब कंपनी की निर्धारित किस्तें भी नहीं चुका पा रहा था और मांगे अनिर्धारित तरीके से लगातार बढ़ती जा रही थी। कंपनी के दबाव पर नवाब को बर्दवान, नदिया और हुगली के क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को सौंपना पड़ा, जब तक कि उनकी किस्तों का धन वसूल न हो जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीर जाफ़र का लंबे समय तक पद पर बने रहना केवल एक दिवा स्वप्न के समान था। जुलाई 1760 में वेनस्टार्ट, जो फोर्ट विलियम का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया, उसने कलकत्ता काउंसिल के 16 सदस्यों में से अनेक के सहयोग से मीर जाफ़र के विरुद्ध कार्य करने का समर्थन जुटा लिया। मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, वह अत्यंत धनी व्यक्ति था। उसने नायब बनते ही अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मीर जाफ़र के स्थान पर उन्हें और सुविधाएं प्रदान करे और उन्हें काफ़ी जो उनकी मांगे हैं धन की, वो उनकी पूर्ति करता रहे। ऐसा ही व्यक्ति मीर कासिम था। मीर कासिम को उन्होंने नवाब का नायब बना दिया। नायब बनते ही अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। उसने बहुमूल्य उपहार उनको प्रदान किए। इस समय चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को धन की बहुत सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध के कारण उनका खजाना लगभग खाली हो चुका था और मद्रास के अधिकारी बंगाल में नियुक्त अधिकारियों के बराबर धन की मांग कर रहे थे। बिहार में नियुक्त अंग्रेजी सेना को भी वेतन नहीं चुकाया जा रहा था और वहाँ के सैनिक बगावत की बात करने लगे थे। कंपनी को इस आर्थिक संकट से उबारने वाला व्यक्ति केवल मीर कासिम ही था। उसके पास धन भी था और वह नवाब बनने की इच्छा भी रखता था। ऐसी स्थितियों में 27 सितंबर 1760 को वेनस्टार्ट ने मीर कासिम के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसके अनुसार मीर कासिम को नवाब बनने की बात कही गई और उसके बदले में मीर कासिम ने निम्न प्रकार के आश्वासन कंपनी को दिए। सबसे पहला आश्वासन उसका था कि वह अंग्रेज़ों का हमेशा घनिष्ठ मित्र बना रहेगा। नंबर 2, बंगाल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सेना मीर कासिम को पूरा सहयोग देगी। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की सेना के खर्च के लिए बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव के प्रदेश देना स्वीकार किया। इसी प्रकार सिलहट में उत्पादित सीमेंट का आधा भाग अंग्रेज़ों को 3 वर्ष तक खरीदने का अधिकार दिया। मीर जाफ़र से कंपनी की जो बकाया धनराशि है, उसे चुकाने का आश्वासन भी मीर कासिम ने दिया और दक्षिण में लड़े जा रहे युद्धों में मीर कासिम ने 5 लाख रुपए की मदद का वचन भी दिया। मीर कासिम कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को लगभग 4,52,000 पाउंड उपहार स्वरूप प्रदान करेगा। इसमें से 50,000 पाउंड वेनस्टार्ट को, 27,000 पाउंड हॉलवेल को और 25,000 पाउंड प्रत्येक सदस्य को देना तय किया गया। इस समझौते को बहुत गोपनीय रखा गया। मीर जाफ़र को इसकी भनक न पड़ी। अक्टूबर 1760 में वेनस्टार्ट अपनी सेना के साथ मुर्शिदाबाद आया और मीर जाफ़र को गद्दी छोड़ने की बात कही। नवाब क्रोधित हुआ, परंतु ब्रिटिश सेना उसके महल को घेरे हुए थी, अतः विवश होकर उसे अंग्रेज़ों की बात माननी पड़ी। पर्याप्त निर्वाह भत्ता और सुरक्षा के आश्वासन पर उसने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी। इसके बाद वह कलकत्ता चला गया और वहीं निवास करने लगा। इधर मीर कासिम नया नवाब घोषित हुआ। मीर जाफ़र को गद्दी से उतारने के औचित्य पर कलकत्ता काउंसिल ने प्रकाश डालते हुए कहा, नवाब मीर जाफ़र बहुत क्रोधी, क्रूर, लालची और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था तथा उसके निकट के व्यक्ति पूर्णतया दास, खुशामदी और बुराइयों की पूर्ति के साधन बने हुए हैं।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि उसने बिना किसी कारण के विभिन्न स्तर पर अनेक व्यक्तियों का खून बहाया है। इस प्रकार मीर जाफ़र पर दोषारोपण कर मीर जाफ़र को हटाए जाने को युक्ति युक्त बनाने का प्रयास अंग्रेज़ों ने किया। मीर कासिम के गद्दी पर बैठने के बाद मीर कासिम को भी जाफ़र की तरह ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या थी धन। उसे न केवल अंग्रेज़ों को बहुत सा धन देना था, अपितु प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने और सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे सभी प्रकार के प्रयास करने पड़े। जिस व्यक्ति के पास भी उसे अधिक धन की जानकारी मिली, उस व्यक्ति को मीर जाफ़र का समर्थक ठहराकर उसके धन को जब्त करने का प्रयास किया। अधिकांश पुराने राजकीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया गया और अपने विश्वस्त व्यक्तियों को इस विभाग में नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप राज्य की आय में काफ़ी सुधार आया। मीर कासिम ने सेना की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को भी अनुभव किया ताकि बाह्य आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों का सामना करने में सेना कारगर सिद्ध हो सके। बंगाल को अब भी शाह आलम द्वितीय के आक्रमण, मराठों की लूट खसोट और अवध के नवाब की विस्तारवादी नीति का भय बना हुआ था। अंग्रेज़ों को उसकी इस प्रकार की कार्यवाही से संदेह उत्पन्न होने लगा। इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जो कलकत्ता से काफ़ी दूर था। यहाँ रहकर वह कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकता था। मुंगेर में उसने बारूद बनाने और अच्छी तोपें बनाने का कारखाना भी स्थापित किया और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसने फ्रांसीसी और अमेरिकन अफसरों की नियुक्ति की। इसके बाद मीर कासिम ने सभी विरोधी जमींदारों और अधिकारियों का दमन करना शुरू किया जो नवाब की अवज्ञा करते थे और ठीक प्रकार से राजस्व नहीं चुकाते थे। उसने बिहार के सूबेदार रामनारायण को पद से हटाकर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। अवध के नवाब वजीरुद्दौला से समझौता करके सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की। इस प्रकार थोड़े से समय में मीर कासिम ने एक योग्य एवं प्रभावशाली प्रशासक और संगठनकर्ता का परिचय दिया। परंतु 1761 के प्रारंभ में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से बातचीत शुरू की और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन में बैठाने में उनकी सहायता मांगी। अंग्रेज़ों ने उसे पटना में आमंत्रित किया और शाही सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्होंने मीर कासिम को शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया तथा उससे 12 लाख रुपये नजराने के तौर पर दिलवाए। अंग्रेज़ों ने शाह आलम के नाम से सिक्के भी डलवाए। अंग्रेज़ों की इस नीति के कारण मीर कासिम की स्थिति कमज़ोर हो गई और उसे ये डर लगा कि कहीं उसकी स्वतंत्रता भी न छिन जाए। इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेज़ों के संबंधों में तनाव आना शुरू हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को चूंकि व्यापार करने की और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी और वे लोग बिना सीमा शुल्क चुकाए धड़ल्ले से व्यापार करने लगे। प्रांत के भीतरी भागों में भी अंग्रेज अधिकारियों ने अपने सैकड़ों निजी कारखाने स्थापित कर लिए। यद्यपि इन कारखानों में मशीनें नहीं लगी हुई थी और न ही किसी वस्तु का उत्पादन होता था, ये तो केवल एक प्रकार से उनकी कार्यालय शाखाएं थी जहां इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था। इन कारखानों की देखभाल के लिए अंग्रेज़ों ने अपने गुमाश्ता नियुक्त कर रखे थे जो प्राय भारतीय हुआ करते थे। उन्होंने अपने अंग्रेज़ मालिकों की देखा देखी इन गुमाश्तों ने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो नवाब की इनकम आय घट गई और दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों के लिए अपना कारोबार चलाना भी कठिन हो गया।
मीर कासिम ने कंपनी और उनके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उसने फोर्ट विलियम के गवर्नर वेंस्टार्ट से इसकी शिकायत की। वेंस्टार्ट स्वयं मुंगेर गया और मीर कासिम से व्यक्तिगत विचार विमर्श किया और इस बात पर सहमत हुआ कि अब से कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करेगी और भारतीय व्यापारी 25 से 30% शुल्क देंगे। परंतु कलकत्ता काउंसिल ने वेंस्टार्ट के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इससे निराश होकर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दी। मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज अत्यधिक नाराज हुए क्योंकि इनसे उनका विशेष अधिकार समाप्त हो गया। वे अब भारतीयों के स्तर पर आ गए और अब उन्हें बराबरी के स्तर पर भारतीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे उनको हानि होने लगी। अतः उन्होंने नवाब को अपना आदेश वापस लेने को कहा, परंतु नवाब ने उनकी बात को ठुकरा दिया। इस संघर्ष से पुनः प्रश्न खड़ा हुआ कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी या मीर कासिम। इसके बाद मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखने उसके व्यय के लिए 3 जिले प्रदान किए गए थे, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। अतः अंग्रेज उन जिलों को वापस लौटा दे और उन जिलों से जो राजस्व वसूल हुआ है वह भी उनको वापस लौटाए। इससे दोनों ही पक्षों में और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया। इसी तनावपूर्ण स्थितियों में 1764 में बक्सर का युद्ध के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार हो गई। बंगाल में घटनाएं जिस तेजी के साथ घट रही थी, उनके समाधान का केवल एक ही मार्ग रह गया था और वह था युद्ध। कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने का निश्चय किया। जून 1763 में मेजर एडम्स के लीडरशिप में एक अंग्रेज सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी। 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें नवाब पराजित हुआ। उसके बाद 3 और युद्ध हुए, उन सभी में मीर कासिम परास्त हुआ। नवाब पटना की तरफ भागा। पटना में उसने अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदियों, जिनमें राजा रामनारायण सेठ बंधु आदि प्रमुख थे, को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद वह अवध चला गया। इस प्रकार जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब की गद्दी पुनः खाली हो गई। कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर के साथ तय समझौता कर उसे दूसरी बार नवाब बनाया। मीर जाफर ने अंग्रेजों की सभी मांगें स्वीकार कर ली। उधर मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सहायता लेने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। सुजाउद्दौला और मीर कासिम के संबंध चूंकि अच्छे नहीं थे और अगस्त 1763 में सुजाउद्दौला ने भगोड़े मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा था। परंतु जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो सुजाउद्दौला का विचार बदल गया, क्योंकि इस समय मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए के मूल्यवान जवाहरात थे। सुजाउद्दौला ने उस संपत्ति को हड़पने और बंगाल और बिहार में अपना प्रभाव बढ़ाने हेतु सुजाउद्दौला ने दुरंगी चाल चलते हुए अंग्रेजों से भी बातचीत जारी रखी। लगभग 6 माह का समय इसी बातचीत में गुजर गया। जब अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तब अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय किया गया। मुगल सम्राट शाह आलम भी उनके साथ हो गया। इसी प्रकार शाह आलम भी अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से मिला हुआ था और वह भी दुरंगी चाल चल रहा था। और ये इस प्रकार से उसने अपने आप को प्रस्तुत किया कि वह विवश होकर ही नवाब और वजीर का साथ दे रहा है। उधर अंग्रेजों ने पहले से युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अंग्रेज सेनानायक मुनरो लगभग 8000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंच गया। नवाब वजीर की सेना भी वहां आ पहुंची। युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने कूटनीति और घूसखोरी का भी सहारा लिया और सुजाउद्दौला के कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से परास्त होकर मैदान से भाग खड़ी हुई।
युद्ध में अंग्रेजी सेना के 825 सैनिक मारे गए, जबकि सुजाउद्दौला के लगभग 2000 सैनिक। सुजाउद्दौला भी भाग निकला। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया। जनवरी 1765 में बनारस के निकट सुजाउद्दौला दोबारा परास्त हुआ और अंग्रेजों ने चुनार और इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। सुजाउद्दौला ने मराठा मल्हार राव होलकर से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु 1765 में कड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने फिर दोनों को परास्त किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक और महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु था। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी से भी कहीं अधिक था। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। मुगल सम्राट शाह आलम और उसका वजीर नवाब सुजाउद्दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। बक्सर के मैदान में अनुभवी सुजाउद्दौला, जिसके पास अंग्रेजों की तुलना में 5 गुना सेना थी और एक श्रेष्ठ तोपखाना भी था, उसको परास्त होना पड़ा। इससे अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई और भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। प्लासी के युद्ध में केवल एक नवाब के भाग्य का फैसला हुआ, परंतु बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख व्यक्तियों मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम के भाग्य का फैसला हो गया और इस विजय के फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबे पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अवध के नियंत्रण से अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापना का कार्य अत्यंत सरल हो गया। इसके बाद वह अवध के किसी नवाब ने अंग्रेजों का सामना करने का साहस नहीं किया। इस युद्ध का संपूर्ण भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी अखिल भारतीय शक्ति बन गई। प्लासी में उसने बंगाल की सेना को हराया, बक्सर में उसने उत्तरी भारत की श्रेष्ठ सेना को परास्त किया और बाद में अवध और मराठों की संयुक्त सेना को भी परास्त किया। उनकी इन शानदार सैनिक सफलताओं ने भारतीय राजनीति में उनका सम्मान और भय बढ़ा दिया। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथ की कठपुतली था, अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र और मुगल सम्राट उसका पेंशनर बन गया। इस प्रकार बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ और इस युद्ध ने कंपनी को एक विशाल और सुसज्जित शक्ति के रूप में भारतवर्ष में अन्य शक्तियों के समकक्ष खड़ा कर दिया। धन्यवाद। आज हम इसमें इतनी ही चर्चा